हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम फाइनली लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपना हिस्ट्री से। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो नेहरू की क्या क्या पॉलिसीज़ रही उनके ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। खैर, अब जो आज का टाइम है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं, पर इतिहास को समझना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं उसमें भी एंटर इन करना होता है, तो आपको कुछ आइडियोलॉजीज़ का आइडिया होना ही चाहिए। तो आज हम देखेंगे 1947 के बाद नेहरू जब 1951-52 के जनरल इलेक्शन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या क्या सिनारियो रहा। अब यहाँ पे पहले तो जवाहरलाल नेहरू की एक तरह की बायोग्राफी सी लिख रखी है कि 1889 में इनका बर्थ होता है। लोकेशन थी इलाहाबाद। फादर थे मोतीलाल नेहरू, मदर थी स्वरूप रानी। 1905 में ट्राइनिटी कॉलेज के अंदर कैम्ब्रिज के अंदर इनकी एडमिशन हो जाती है। 1910 में ये लंदन चले जाते हैं ताकि लॉ की स्टडी कर सकें। 1912 में ये वापस आते हैं इंडिया और एज अ एडवोकेट सर्विस शुरू कर देते हैं, और इसी के तहत आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने जो सेशन थे उनको ज्वाइन किया। 1916 में ये गांधी जी को मिलते हैं। अभी पिछले साल ही तो गांधी जी भी वापस आए थे 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी 1915। तो लखनऊ में मिलते हैं नेहरू जी गांधी जी को। 1920 से लेके 23 तक ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं और अरेस्ट भी होते हैं। ये खैर हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। 1924 से लेके 26 तक ये जनरल सेक्रेटरी रहते हैं कांग्रेस के। 1928 में इन्होंने जो एनुअल सेशन था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उसको भी प्रिसाइड किया था, यानी कि प्रेसिडेंट रहे थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। 1929 में जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का उसको इन्होंने प्रिसाइड किया और रेजोल्यूशन लिया था फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ट्राई कलर को फॉर द फर्स्ट टाइम अनफर्ल किया था। इस टाइम पे जब ये 1929 में सिनारियो होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पहले तो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ना, अभी पूरी डिमांड आ चुकी है पूर्ण स्वराज। नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों की आइडियोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सेम थी, पर वहीं पे महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं क्रिटिक बन रहे थे। पर 1940 में जाके तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्राई कलर को अनफर्ल किया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। 1930 से 1931 में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन किया, और उसी टाइम पीरियड में इनके फादर मोतीलाल नेहरू की भी डेथ हुई थी। 1936 में इनकी जो वाइफ थी कमला नेहरू और उनकी डेथ हो जाती है। 1940 में कोर्ट इनको अरेस्ट कर लेता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। याद करो 1940 वाला टाइम। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और इन्होंने तो बोला था कि हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह की तरफ चलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को अडॉप्ट किया था वो थे विनोबा। याद है ना, विनोबा साहब महाराष्ट्र से किया था। और सेकंड पे आए थे नेहरू। तो जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस इन्होंने शुरू किया था उस केस में अरेस्ट भी होते हैं। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बुक भी लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में ये बुक दिया भी करते थे स्टूडेंट्स को 8th क्लास के अंदर, हिंदी में हुआ करती थी, भारत एक खोज। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो नेहरू ने ही लिखी थी। 1946 में इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किया जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी। 1947 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके सेक्रेटरी कौन बने थे? होमी जे भाभा, फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा बेटर टर्म रहेगा। 1950 में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन और प्लानिंग कमीशन को इन्होंने सेटअप किया। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए इंडिया के अंदर। 1954 में इन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, पंचशील एग्रीमेंट। 1956 में इजिप्ट को इन्होंने सपोर्ट किया ऑन द स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल आपको पता होगा, यहाँ पे इंडिया है, अरब सागर है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा, देयर इज़ अ स्वेज कैनाल। इजिप्ट से निकलती है मेडिटेरियन सी के अंदर। तो स्वेज कैनाल के इन्होंने सपोर्ट किया था क्योंकि यहाँ से हमें भी ट्रेड करना इजी हो जाना था। 1957 में एटॉमिक रिएक्टर, नाम था अप्सरा, ट्रॉम्बे में इसको बना दिया गया। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू जी की अध्यक्षता में। 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लेते हैं विद पाकिस्तान। 1961 में मिलिट्री एक्शन करते हैं एट गोवा, दमन एंड दीव। 61 वही 61 ऑपरेशन विजय वाला। 1962 में साइनो इंडिया वॉर हो गई थी। चाइना ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था, जहाँ पे नारे लग रहे थे इंडिया के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई, इन्होंने लो जी ऊपर क्लेम कर दिया था अरुणाचल प्रदेश वाले जोन में। 1964 में डेथ हो जाती है नेहरू साहब की 27 मई
1964। अब देख लो पहले थोड़ी सी नेहरूवियन लेगेसी कैसी कैसी थी। नेशनल स्ट्रगल में इन्होंने हेल्प करी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करी, कंसोलिडेशन लोगों को इकट्ठा लाने में हेल्प करी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेसी को बूस्ट किया, सोशल वेलफेयर पे फोकस किया, सोशलिज्म की भावना से हमारी इकॉनमी चली, और कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं ये अवॉइड करना चाहते थे। पार्टीशन के पहले अगेंस्ट थे ना ये, पर जब टाइम ही ऐसा आ चुका था कि पार्टीशन होना एक तरह से ज़रूरी ही बन गया था, तो फिर यस कर दी गई थी पार्टीशन के लिए। गांधी जी उस टाइम पे अगेंस्ट थे और सेक्युलरिज्म को ये ज़्यादा प्रमोट करते थे। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि किसी भी धर्म को देखना पर इक्वालिटी के साथ देखना। इंटरनेशनल आउटलुक कैसा रहा नेहरूवियन लेगेसी के अंदर, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले नेशनल स्ट्रगल वाला पार्ट देखते हैं। तो 1916 में हम देखते हैं महात्मा गांधी जी से मीटिंग होती है नेहरू की, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया था जो एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू करी थी, और जनरल सेक्रेटरी भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में। नेहरू ने एक रेजोल्यूशन भी पास करा था 1929 में, जो सेशन हुआ था एट लाहौर, और यहाँ पे क्या बोला था, पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी। नेहरू ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1935 में, और इंडिविजुअल सत्याग्रहीज भी बनते हैं। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे पे नेहरू जी ही बने थे 1940 में, जब गांधी जी ने बोला था कि हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह की तरफ चलना पड़ेगा। गांधी जी ने एज अ पॉलिटिकल हायर भी इनको डिक्लेयर कर दिया था 1942 में। जैसे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, याद है ना, जी के गोखले साहब। तो उसी तरह से नेहरू के जो पॉलिटिकल गुरु बने वो कौन बन गए, गांधी जी बन गए। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्होंने क्या क्या काम किया। तो 1950 में ऊपर आपने देखा प्लानिंग, ईयर प्लानिंग लेके आए, ठीक है, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। पहले 5 साल का प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस था, अगले जो 5 साल थे वो इंडस्ट्री के ऊपर बेस था। तो इस तरह से प्लानिंग सिस्टम लेके आते हैं, प्लानिंग कमीशन लेके आते हैं, और ये जो आइडिया था ये हमने सोवियत यूनियन से उठाया था। और इंट्रोडक्शन करते हैं प्लानिंग की। वैसे तो प्लानिंग जो थी वो 1938 से शुरू हो चुकी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बन चुकी थी 1938 में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद में। तो 1947 के बाद में 3 साल के बाद, यानी कि 1950 में यहाँ पे नेशनल जो प्लानिंग ईयर्स थे वो लाए गए थे 5-5 साल के लिए। तो ये हमने कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या थे नेशनल प्लानिंग के, तो एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे भी जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं वो सारा प्राइमरी में आता है। उसे प्रोसेस करना है तो सेकेंडरी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो ये सारा किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। वहीं पे आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो वो टर्शरी में आ जाएगा। कोर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया गया। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आप याद रखते हो उसको, फ्रेंस, सी, सीमेंट, कोल वगैरह आ जाती हैं आपकी, ठीक है, फर्टिलाइज़र आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो वो सारी आज के टाइम पे आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। उसी तरह से इन्होंने भी कोर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उस टाइम पे फोकस किया था। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि पहला ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है लैंड रिफॉर्म्स करे गए, जिसके तहत रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई लैंड में। इसके अलावा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखोगे तो डिफेंस में फोकस किया, ज़्यादा नहीं किया। होमी जे भाभा जी के कहने पे 1948 में एनर्जी कमीशन सेटअप कर देते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, लैंड रिफॉर्म्स करे जाते हैं, जिसके तहत शेड्यूल 9 भी ऐड करा गया। अभी डिटेल में इसको पॉलिटी में देखेंगे। नेशन बिल्डिंग और उसकी कंसोलिडेशन, एकता में क्या क्या काम किया, तो वल्लभ भाई पटेल जी के साथ इन्होंने पूरे के पूरे जितने भी प्रोविंसेस थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको यूनिफाई करने में हेल्प करी थी। और जो ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी थी, ना तो वो फोर्सफुल एजिमिलेशन के ऊपर थी, पर हाँ परसुएड करा गया था उनको कि आपको भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। होता क्या है, जब भी हम भारत को पढ़ते हैं तो हम 3 स्टेजेस पे पढ़ते हैं, रूरल पहले आएगी ट्राइबल, रूरल, अर्बन। ट्राइबल जो आज भी जल जंगल ज़मीन के साथ एसोसिएटेड है। नाम याद रखना है भीमजी गोंद का, भीमजी गोंद ने ही ये स्लोगन दिया था, जल जंगल ज़मीन का। तो ट्राइबल का कहीं ना कहीं जो दिल है, आज भी कल्चर है, वो फॉरेस्ट वगैरह से ज़्यादा एसोसिएटेड है। फिर आती है आपकी रूरल एरियाज़, गांव वाला जो क्षेत्र है। फिर आते हैं आपके अर्बनाइज्ड एरिया। तो इन 3 क्षेत्रों में हम इंडिया को आज भी देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल्स के साथ कभी भी फोर्सफुल तरीके से हमने नहीं चीज़ें करी थी। अब जैसे 1947 से पहले बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिनको क्रिमिनल एक्ट के अंदर ऐड कर दिया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, तो उनको हमने अब क्या किया, उनके लिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स का उनको हमने नाम दे दिया कि हमें पता नहीं है इनको क्या बोलना चाहिए, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हमने उनको बोल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं 1947 के बाद। तो ट्राइबल पॉलिसी अगर देखोगे
तो जो ट्राइब्स थी वो प्रोग्रेसिव होंगी अपने ही रेट के ऊपर। अब देखो मार्केट्स लगती हैं, इस तरफ आपके ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पे मार्केट लगती है, यहाँ से मेन स्ट्रीम से लोग आए होते हैं, ये चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जो ट्राइबल्स को चाहिए वो रूरल वाले लेके आए होते हैं या अर्बन वाले लेके आए होते हैं, और जो रूरल और अर्बन लोगों को चाहिए वो ट्राइबल वाले लेके आए होते हैं। तो एक्सचेंज चला रहता है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। कोई कंपल्शन इम्पोज नहीं करी गई थी ट्राइबल पीपल के साथ कि आपको आना ही पड़ेगा ट्राइबल जोन से रूरल और अर्बन एरियाज़ की तरफ, क्योंकि उनके हिसाब से जो जल जंगल ज़मीन है वो ज़्यादा फेवरेबल एरिया है फॉर दीज पीपल। और दूसरी बात, हमने जब कल्चर के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है तो कल्चर को प्रमोट करना है तो ट्राइबल्स को प्रमोट करना पड़ेगा। जो ट्राइबल पीपल हैं इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अपने लॉज होते हैं, और अपने हिसाब से वो उनको एडमिनिस्टर करते हैं। सेल्फ रिलायंट है ऑलरेडी, इनको सेल्फ आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी हैंडेड अप्रोच जो है कभी भी गवर्नमेंट की साइड से नहीं देखने को मिली। तो हैंस वी कैन से कि ये पॉजिटिव नोट पे पॉइंट है। और कस्टमरी लॉज, जैसे कि मैंने आपने बताया आपको कि लॉ एंड ऑर्डर इनका अपने हिसाब से चलता है, और कोई भी आउटसाइडर जो है, नो आउटसाइडर शुड बी एबल टू टेक पोजेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड। जैसे याद करो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ज़मींदारों के नाम पे फेक पेपर बनवा दिए थे और बोला कि जाओ ट्राइबल्स को बोलो ये हमारी ज़मीन है। ये कोई भी चीज़ ऐसी 1947 में नहीं हुई थी। ही अश्योर्ड कि माइनॉरिटीज़ जो होंगी उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इलेक्शंस में, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो देयर आर 6 टोटल कितनी है, 6 माइनॉरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। बुद्धिस्ट आगे, सिख आगे, मुस्लिम्स आगे, ज़ोरेस्ट्रियन आगे, जैन्स आगे। जैन्स जो थे वो 2014 में ऐड हुए थे। ठीक है, ज़ोरेस्ट्रियंस आपके पारसीज़ी होते हैं, तो वो सब ऐड हुए थे एज अ माइनॉरिटी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या किया था, तो 1946 की याद करो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। 1947 जनवरी मंथ में ये पास भी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 सेक्शन बना दिए गए, 3 पिलर बना दिए गए। बाद में जैसे जैसे टाइम बीता तो चौथा पिलर भी आ गया, दैट वाज मीडिया। तो 4 पिलर कौन कौन से हैं, 3 तो पहले के थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और जो बाद में ऐड हुआ दैट वाज मीडिया, ताकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए क्या क्या काम किया, तो जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको पुश दिया ताकि ये प्रमोट हो सकें, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो अच्छे तरीके से चल सकें। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन किया। सेक्युलरिज्म को कैसे प्रमोट किया, तो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट का ही सारे फंडामेंटल राइट नहीं, सॉरी, प्रीएम्बल में वर्ड तो नहीं लिखा था हमने कि सेक्युलर होना चाहिए, पर जो हमारी अप्रोच थी हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके, प्रीएम्बल को लेके, ओवरऑल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो सेक्युलर ही थी। यानी कि जो सारे धर्म हैं उनको एक तरीके से देखा जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगी, सभी रिलीजन्स को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट दी जाएगी। बाद में जो वर्ड था सेक्युलर वो प्रीएम्बल में ऐड करा गया था अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि गवर्नमेंट कभी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस शो नहीं करेगी। तो ये पहले से ही चलता आ रहा था। उसके अलावा इंटरनेशनल आउटलुक अगर देखोगे तो नेशनलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था हमने। ठीक है, बहुत सारी सुपर पावर जैसे सोवियत यूनियन, यूएसए, तो हमने चूज़ किया था कि हमें भी एनर्जी और रिसोर्सेज की तरफ, अगर हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, हम सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं वो हमने परचेज़ करने शुरू किए थे सोवियत यूनियन से। इवन इसराइल, जिन्होंने खैर पैलेस्टीनियंस को कैसे जो है रिमूव किया था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। आज के टाइम पे आप देखोगे इसराइल काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है। यहाँ पे अब इतने से एरिया में पैलेस्टीनियन रहते हैं, गाज़ा पट्टी के नाम से आप जानते हो। यहाँ पे एक कॉरिडोर भी है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जो आपके गाज़ा पट्टी और इजिप्ट वाले एरिया में आता है। देन कम्स रफा बॉर्डर, रफा क्रॉसिंग, ये भी आपके गाज़ा और इजिप्ट के बीच में आता है। देन देयर इज़ कैरम शलोम क्रॉसिंग जो है ये 3 एरियाज़ को टच करता है। वन इज़ गाज़ा, यहाँ इसराइल है, और तीसरा जो है इजिप्ट है। ऊपर जाओगे गाज़ा पट्टी के नॉर्थ वाले पोर्शन में, यहाँ पे आपको एक और क्रॉसिंग मिलती है जिसका नाम है एरिस क्रॉसिंग। तो एरिस क्रॉसिंग जो है वो गाज़ा और इसराइल के बीच में है। अभी हाल ही में एक और कॉरिडोर यहाँ पे न्यूज़ में आ रखा था जिसको हम बोलते हैं नेट ज़ेरिम कॉरिडोर। ये यहाँ पे आपको मिलेगा, गाज़ा को नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट करता है, और एक तरफ मेडिटेरियन सी को भी टच कर रहा है, इसराइल को भी टच कर रहा है, और गाज़ा को भी टच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम द करंट अफेयर वाला पार्ट। खैर, इसराइल के साथ, इसराइल को हमने एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा था ईयर 1949 में, क्योंकि हमें डिफेंस के रिलेशन ज़्यादा अच्छे से इनके साथ मेंटेन करने थे।
और म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के लिए हमने पंचशील जैसी, ताकि जो है फ्रेंडलीनेस फ्रेटर्निटी प्रमोट हो सके बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तभी तो बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, पर इन्होंने अपनी रियलिटी दिखा दी थी इन ईयर 1961। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी अगर देखोगे तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स से हमने प्रोटेक्ट किया इंडिया को। एक्सटर्नली जो है हम सॉवरिन बन चुके थे, बिकॉज वी नेवर वांटेड कि इंटरनेशनल पावर्स इंटरफेयर करें। इसके अलावा ग्लोबली और भी बहुत सारी क्रांतियाँ चल रही थी, तो इंडिया एज अ मोटिवेशन प्रूव हुआ। और एक और चीज़ जो थी वो थी डिसआर्मामेंट पे। जब ना यूएस ने 1945 में अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, कौन से एरिया पे, तो जापान वाले एरिया में। लिटिल बॉय फोड़ा था कहाँ पे, हिरोशिमा, और नागासाकी पे फैट मैन। तो इसी वजह से तो 1947 में होमी जे भाभा ने बोला था कि हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर हमने इसको अवॉइड किया था। और 1945 के बाद 1948 में सोवियत यूनियन ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था। 1951 में यूके ने टेस्ट किया था। वैसे ही 1951 के बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो 1962 के पास चाइना ने भी टेस्टिंग कर ली थी। उसके बाद आगे जाओगे 1968 में फ्रांस ने भी टेस्टिंग कर रखी थी। तो डिसआर्मामेंट वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है नेहरू की पॉलिसी को। इसके अलावा आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में, तब इसमें इंक्लूड करा गया था। पहली जो मीटिंग होती है, इंट्रोड्यूस तो किया गया था बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के अंदर, पर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुई थी 1961 में। इसके क्या क्या एम थे, वर्ल्ड में पीस हो और जो इम्पेरियलिज्म है उसके अगेंस्ट खड़े होना, कोई दूसरा कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर अपना रोल नहीं करेगा। तो एक नए तरह का कोलोनलिज्म जो चल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, उनके अगेंस्ट ये नॉन अलाइंड मूवमेंट आई थी, नैम के नाम से जो जानी जाती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को यूएसए और यूएसएसआर में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रूप्स को डिप्लॉय करते थे। इवन आज के टाइम पे आप रशिया वर्सेस यूक्रेन की जब स्टोरी सुनते हो तो वहाँ पे भी ट्रूप्स हायर करे जाते हैं जॉब का झांसा देके। फाउंडर कौन कौन थे, तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, गमल अब्दुल नसेर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुकार्नो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, कामवे नुकुरमा प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं घाना के। घाना आपके अफ्रीकन यूनियन में आ जाता है, मैप देख लेना एक बार, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है ये। और प्रेजेंट मेंबरशिप अगर देखोगे आज के टाइम पीरियड में लगभग ये 2023 का अगर डाटा लेके चलें, चेंज 5-5 साल के गैप पे आते रहते हैं। ये 120 कंट्रीज़ हैं और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो ये देखो, ये सारे उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं यहाँ पे। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस अगर देखोगे 1947 की, तो जवाहरलाल नेहरू के ही प्रेसिडेंटशिप में हमने इसको ज्वाइन किया था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को। और ये कहाँ पे हुई थी, तो न्यू दिल्ली में हुई थी मार्च अप्रैल 1947 में। लीडरशिप किसकी थी, तो जवाहरलाल नेहरू की थी। इस कॉन्फ्रेंस के तहत म्यूचुअल कॉन्टेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना था एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है जो। फिर आती है पंचशील एग्रीमेंट, चाइना के साथ किया था। तो जवाहरलाल नेहरू और जो इन लाई, इन दोनों ने ये सिग्नेचर करे थे पंचशील एग्रीमेंट के, कि हम पीस फॉस्टर करेंगे, भाईचारा फॉस्टर करेंगे। 28 ऑफ अप्रैल 1954 को हमने ये साइन किया था। सिटी थी पैकिंग विच इज़ इन चाइना, वहाँ पे इसके सिग्नेचर हुए थे। 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन थे पंचशील एग्रीमेंट के, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और सॉवरेंटी के लिए। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगी, कोई किसी के साथ फाइट नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होगी, दूसरों के इंटरनल फेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पे चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा, और चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। इक्वालिटी और कोऑपरेशन प्रमोट करी जाएगी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा। तो ये सारे पंचशील के एग्रीमेंट थे जिनकी बेइज्जती बहुत अच्छे से करी थी 1961 में चाइना ने। अब बॉर्डर कैसे कैसे थे, तो रेड क्लिफ लाइन आती है पाकिस्तान के साथ, मैकमोहन लाइन आती है चाइना के साथ। कौन से रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ आती है ये मैकमोहन वाली। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, बॉर्डर ही बोला जाता है उसको, कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर हमारा शेयर होता है वो बांग्लादेश के ही साथ होता है, अराउंड 4096 किलोमीटर। और दूसरे पे पाकिस्तान के साथ है, नो चाइना के साथ है 3380 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। दुरंद लाइन ये तो 1935 में ही हो गई थी, याद करो दुरंद लाइन पड़ा था अफगानिस्तान जब सेपरेट हो गया था फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के साथ सेपरेशन हुआ था जब अफगानिस्तान का। पाक स्ट्रेट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका है, देयर इज़ अ पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह भी यहाँ पे ही आपको मिलता है। इंडो बर्मा आ जाएगा, म्यांमार के साथ बॉर्डर बन चुका था 1643
किलोमीटर्स का था। रेड क्लिफ लाइन एक और है नेपाल के साथ जो बॉर्डर बना था। इसके अलावा इंडो भूटान बॉर्डर जो था वो 699 किलोमीटर्स का था। दैट इज़ लोकेटेड इन भूटान। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हुई। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू। आप कमेंट में भी बता सकते हो कोई और सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो। वैसे जो मैंने सोचा हुआ है या तो पॉलिटी स्टार्ट करूँगी या तो ज्योग्राफी करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।